जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित लेसन नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं और बहुपद को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे। साथियों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, ये बहुत ही आसान चैप्टर और मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए हम लोग लेसन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पर लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले समझते हैं दो चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इन शब्दों को समझने के बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है दो चर। आप लोगों को चर के बारे में बता दिए हैं चर क्या होता है। जब कोई समीकरण इस रूप में रहे, यहाँ पर लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जब कोई समीकरण इस रूप में रहे तब उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ चर का मतलब है x और y। यहाँ पर x और y दो चर हैं, इसलिए इसे कहते हैं दो चर। और इसे रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक है। और कितने चर में है? दो चर में है और रैखिक में है, इसलिए इसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें दो चर हो उसे कहते हैं दो चर वाला समीकरण। अगर चर की अधिकतम घात एक हो, x की घात यहाँ पर 1 है, y की घात यहाँ पर अधिकतम 1 है, तब उसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप आप लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण समझ गए होंगे। अब समझते हैं युग्म का क्या मतलब होता है। जब इसी तरह का समीकरण एक और दे दिया जाए तब उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर मैं इसे लिखूं, ये तो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का जनरल फार्मूला। अगर इसी से मिलता जुलता मैं इस तरह लिखूं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, यह है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर x और y दो चर हो गए और x और y की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर दो चर वाला एक और रैखिक समीकरण लिख दें तो बन जाएगा वह, तो क्या बन जाएगा? यह है 5x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो बन गया दो रैखिक समीकरण। जहाँ पर दो आ जाता उसे कहते हैं युग्म, मतलब जोड़ा। यही है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। इस तरह हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना रहेगा या दिया रहेगा, उसे हम लोग हल करेंगे और उसका हल निकालेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। इस तरह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा या हम क्वेश्चन पढ़कर दो चर वाला रैखिक समीकरण बना लेंगे और हल करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल को करते हैं जिससे दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस चैप्टर का जो नाम है इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। साथियों, उदाहरण नंबर आप लोगों के सामने है। साथियों, आपको देखने में यह उदाहरण बहुत ही लंबा लग रहा होगा और आप इसे देखते ही डर गए होंगे, इतना लंबा सवाल कौन हल करेगा। साथियों, इसे देखकर आपको नहीं डरना है, क्वेश्चन की लंबाई को देखकर नहीं डरना है, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है मैं उसे बताता हूँ। सबसे पहले हम दिए गए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला एक लड़की है, वह अपने गांव के एक मेले में जाती है। वह एक चरखे की सवारी करना चाहती है। अखिला एक चरखे की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखे की सवारी की। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपये तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला? जबकि उसने इसके लिए 20 रुपये खर्च किया। इन स्थितियों को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही लंबा है। सबसे पहले हम लोग इसे छोटा करते हैं।
सबसे पहले हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। हमें पता नहीं है अखिला ने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। तो हम मान लेते हैं अखिला ने, माना, यहाँ लिखेंगे माना, अखिला ने, माना अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी, चरखी की सवारी तथा वाई बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल खेला। ये हमने मान लिया। माना अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी तथा वाई बार हुपला खेल खेला। हमें पता नहीं था अखिला ने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। हमने मान लिया अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी तथा वाई बार हुपला खेल खेला। साथियों, क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उन्होंने हुपला खेल कितनी बार खेला, वाई बार खेला। यहाँ लिखा गया है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, यानी उसने हुपला खेल वाई बार खेला और चरखी की सवारी यक्स अपान में 2 बार किया, यानी उन्होंने हुपला खेल वाई बार खेला और चरखी की सवारी आधे बार किया। चरखी की सवारी कितने किया, आधे किया। तो यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। और इसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। अगर एक बार की चरखी की सवारी के लिए उसे 3 रुपये देने पड़ते हैं तो यक्स बार चरखी की सवारी करने के लिए उसे 3x रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 3x रुपये। प्लस अगर एक बार हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये देने पड़ते हैं तो उसे वाई बार हुपला खेल खेलने के लिए उसे 4y रुपये देने पड़ेंगे। और इन सब के लिए वह 20 रुपये खर्च करते हैं, यानी चरखी की सवारी और हुपला खेल खेलने के लिए वह कुल मिलाकर 20 रुपये खर्च करती है, बराबर 20। उन्होंने एक बार चरखी की सवारी करने के लिए 3 रुपये दिया और यक्स बार चरखी की सवारी के लिए 3x रुपये दिया और एक बार हुपला खेल खेलने के लिए उसने 4 रुपये दिया और वाई बार हुपला खेल खेलने के लिए उसने 4y रुपये दिया और पूरा खर्च कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। यानी चरखी की सवारी उसने किया और हुपला खेल खेला और पूरा खर्च आ गया 20 रुपये। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। यह जो 2 समीकरण आए हैं 1 और 2, यही है बीजगणितीय रूप। अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे, ग्राफी रूप में। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 1 और 2 को हल करेंगे, उससे x और y के मान आएंगे। उस x और y के मान की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, वही हमारा हो जाएगा ग्राफीय रूप। तो समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो इसे लिख देंगे 2y बराबर x लिख देंगे। और इसे और क्या लिख सकते हैं, अगर y को इधर ले जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर में 0, बराबर में 0। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 3। समीकरण नाम दे दिया हमने 3। अब समीकरण 2 से और 3 से x और y के मान निकालते। साथियों, अब हम लोग समीकरण 3 से x और y के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के x और y के मान निकाल लें। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के x और y के मान निकालें। हम लोग अपनी मर्जी से x और y के मान रखकर x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। तो अपनी मर्जी से रख के x और y के मान निकाल लेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे x और y के मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, x और y का एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ टेबल हमने बना लिया है।
अब पहली बार अगर हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, क्या मिलेगा, 0 माइनस 2y बराबर में 0, तो y बराबर मिल जाएगा 0, y का मान मिला 0। अब दूसरी बार हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ y 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0 बराबर में 0, तब x बराबर भी मिल गया 0, x बराबर भी मिला 0। जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर भी मिल गया 0, यानी सब 0 आ गया, लेकिन हमें कुछ वैल्यू चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा 0 ही रखें, अब x और y का हम लोग कुछ भी अपनी मर्जी से मान रख के x और y के मान निकाल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं y बराबर 1, y बराबर 1 रख देते हैं, क्या रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं समीकरण 1 में। जब y बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे कितना मिल जाएगा, y बराबर हमने रख दिया 1, जब यहाँ 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस 2 गुणे 1 बराबर में 0, तो x बराबर मिल जाएगा 2, x का मान मिला 2। बस इतना ही छोड़ दीजिए, इतने पर ही छोड़ दीजिए। अब समीकरण 2 का यूज लेते हैं, समीकरण 2 का यूज लेते हैं, यहाँ पर है समीकरण 2, 3x प्लस 4y बराबर में 20। अब इस समीकरण 2 की सहायता से x और y की मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं x और y का, बना लिया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रख के y का मान निकालेंगे। जब हम x बराबर यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा, 4y बराबर में 20, तो y का मान मिल जाएगा 5, y का मान मिलेगा 5, तो y का मान मिल गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख के हमने y का मान निकाल लिया। अब हम लोग रखेंगे y का मान 0, y का मान 0। जब हम लोग यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3x बराबर 20, 3x बराबर 20 बचेगा, तो x बराबर लिख सकते हैं 20/3, 20/3 हो जाएगा। तो इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, और बचेगा 2 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 3 छक 18, यही मतलब चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, 6.666 ऐसे आता रहेगा। तो ये पॉइंट मिल गया 6.6, क्या पॉइंट मिल गया, 6.6, यह पॉइंट मिल गया है। अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गया, पहली बार क्या आया हमारे पास, x और y के दोनों मान 0 और 0 हो गए, तो पहला पॉइंट मिल गया 0,0 मिल गया, और दूसरा मिल गया 2,1, दूसरा मिला है 2,1। पहले समीकरण से 2 पॉइंट मिले, 0,0 और 2,1 मिल गया, और इस समीकरण से क्या मिला है, x का मान 0, y का मान 5, तो पहला पॉइंट मिल गया 0,5 मिल गया, और दूसरा क्या मिला है 6.6,0, 6.6,0। यह हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब हम लोग इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते बहुत ही आसान है, देखिए ऐसे बनाते हैं, यह हो गया y अक्ष और यह हो गया x अक्ष। अब यहाँ पर देखिए ये 0,0 कहाँ होगा, मूल बिंदु है, तो 0,0 यहीं पर होगा, 0,0 यहीं पर होगा, और 2,1 कहाँ होगा, 2 मतलब x अक्ष और 1 y अक्ष, तो यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं, 1 2 समान दूरी पर बनाते हैं, 1 2, और y 5 तक है, 2 3 4 5 6, इधर भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ये हमने बना दिया। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया, मैं 0,0 यहाँ दिखा दिया, ये मूल बिंदु है ओ पॉइंट। उसके बाद 2,1 यानी x पर 2 चलेंगे, 1 2, 2,1 कहाँ मिलेगा,
एक्स पर चला 2 और वाई पर चलेंगे 1, यानी ए पॉइंट। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट आ गया, 2,1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2,1 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो पहले समीकरण से जो बिंदु आए थे उससे यह लाइन बन गया। अब हम लोग बनाएंगे दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण कौन सा था? ए वाला। यहाँ पर इससे कौन कौन सा पॉइंट आया था? 0,5। 0,5 कहाँ होगा? यक्स पर कितना है? 0 है, यानी यक्स पर नहीं चलेंगे, वाई पर चलेंगे। 1 2 3 4 5, ये 0,5 यहाँ मिल गया, 0,5 यहाँ मिल गया। और 6.6 कहाँ मिलेगा? यक्स अक्ष पर, क्योंकि यक्स अक्ष पर 6.6 है, वाई पर कुछ नहीं है, तो यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 6.6। थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे, 6.6, यानी यहाँ तक तो पूरा 6 है, तो यहाँ मान लेते हैं 6.6 यहाँ पर है, 6.6 यहाँ है, 6.6, 0 यहाँ पर है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आपस में मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, तो हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया है। 0,5 और 6.6, 0 को मिला दिया है। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया और इन दोनों पॉइंट को मिलाया, हम लोग देख पा रहे हैं दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो इधर से देखेंगे ये कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3.5 पर, कहाँ पर? 3.5। एक्स अक्ष पर कहाँ है? 3.5 पर है। और वाई अक्ष पर आप लोग देखेंगे, वाई अक्ष पर लगभग मिलेगा 3, वाई अक्ष पर मिलेगा 3। यही है ग्राफी रूप, यही है इसका ग्राफी। हम लोगों ने सबसे पहले बीजगणितीय रूप निकाला, उससे पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद हम लोगों ने देखा दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? 3.5 और 3 पर काट रहे हैं, यानी x का मान है 3.5 और y का मान है 3। यह सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं आया है। जो ग्राफ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो डिवाइड किए हैं ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए 3.5 ये सही आंसर नहीं हो सकता है। सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो उससे वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर यक्स का मान आया 3.5। यक्स हम किसे माने थे? यक्स बार चरखी की सवारी की, यानी उन्होंने जो अखिला थी कितनी बार चरखी की सवारी की? 3.5। 3.5 बार उन्होंने चरखी की सवारी की और 3 बार उन्होंने हुपला खेल खेला। तो उसने हुपला खेल कितनी बार खेला? 3 बार हुपला खेल खेला और 3.5 बार चरखी की सवारी की। ये रहा आज का पहला उदाहरण। आई होप आप लोग पहला उदाहरण समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। चलिए साथियों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल केवल देखने में लंबे होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और उसने 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। वह दुकान पर गई और 9 रुपये उसके पास थे। उस 9 रुपये में उन्होंने 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल व रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो स्थिति दिया गया इसको सबसे पहले बीजगणितीय रूप में बदलेंगे। बीजगणितीय रूप का मतलब इसको समीकरण में बदलेंगे। उसके बाद उस समीकरण को हल करके हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमारा पूरा सॉल्यूशन सामने होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें नहीं पता है एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य कितना है। यहाँ पर तो लिखा गया है 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी और उसने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। लेकिन हमें
एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य क्रमशः x रुपये और y रुपये है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हल में लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य क्रमशः x रुपये व y रुपये है। x रुपये व y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तब हम क्या कहेंगे? दो पेंसिल का कितना होगा? 2x होगा। बताइए, एक पेंसिल का x रुपये, दो का 2x, तीन का 3x। तब प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो एक पेंसिल का x रुपये तो दो पेंसिल का 2x रुपये, तो 2x प्लस एक रबड़ का y रुपये तो 3 रबड़ का 3y रुपये। इन सब के लिए रोमिला कितना रुपये खर्च करती है? 9 रुपये। 2 रबड़ 3 पेंसिल को खरीदने में रोमिला 9 रुपये खर्च करती है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद उसकी सहेली उसे देखती है और वह 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदते हैं। यानी जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 4 का कितना होगा? 4x रुपये। 4 का 4x रुपये और 6 रबड़ का मूल्य होगा 6y। और इन सब के लिए सोनाली कितना खर्च करती है? 18 रुपये। कितना? 18 रुपये। 4 पेंसिल 6 रबड़ के लिए वह 18 रुपये खर्च करती है। यह हो गया बीजगणितीय रूप। यह क्या रूप होगा? यह जो आया है 2 समीकरण, यह है इस स्थिति का बीजगणितीय रूप। अब इस बीजगणितीय रूप को हल करेंगे और ग्राफ बना देंगे। वह ग्राफ कहलाएगा क्या? ग्राफी रूप कहलाएगा। तो चलिए इससे ग्राफ बनाते समीकरण 1 से। समीकरण 1 तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर में 9। अब यहाँ से हम लोग x और y के मान निकालेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पर टेबल बनाते हैं x और y वाला। x ऊपर हो गया, y नीचे हो गया। अब हम क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? अब बारी बारी से x और y के मान कुछ रखते हैं। या 0 रख के y का मान निकाल लीजिए, या 1 रख के y का मान निकाल लीजिए। इस तरह हम लोग y का मान निकालेंगे। हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रख के y का मान निकालेंगे। जब यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 3y बराबर 9। 3y बराबर 9 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर मिल जाएगा 3। 3 जाके सर इधर भाग दे देगा तो वो हो जाएगा 3। तो y का मान मिल गया 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बढ़िया है। अब देखो x का मान 0 रख के हमने y का मान निकाल लिया। सॉरी, y का मान आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे? y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे। अब y का मान हमने रख दिया 0, y का मान 0। जब यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा 2x बराबर 9। 2x बराबर 9। तो x बराबर कितना मिलेगा? 9/2। तो भाग दे देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 0.2, 2 बचे 10, यानी 4.5 आ गया। x का मान कितना आया? 4.5 आ गया। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 से भी x और y के मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए समीकरण 2 क्या है? 4x धन 6y बराबर 20। अब यहाँ पर भी x और y के मान कैसे निकालेंगे? जिस तरह समीकरण 1 से निकाला हमने। देखिए इस समीकरण में x बराबर 0 रख देंगे, y का मान मिल जाएगा। यहाँ जब x का मान 0 रखेंगे तो कितना बचेगा? 6y बराबर 20। 6y बराबर 20 मिल जाएगा। जब x 0 रख दिया तो 0 हो गया, तो बचा 6y बराबर 20। तो y बराबर 20/6। 20/6। तो इसमें 6 से भाग देंगे, कितना मिलेगा? 6 त्रिक 18। 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो बचेगा 2। तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 6 त्रिक 18। ये 3 3 आता रहेगा।
3.333 ऐसे आता रहेगा। ये मिल गया y का मान। y का मान कितने आ गए? 3.3 आ गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। y का मान हमने रख दिया 0, y का मान रखा हमने 0। अब मिलेगा यक्ष का मान, अब मिलेगा यक्ष का मान। जो y का मान यहाँ 0 रखेंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना मिलेगा? 4x बराबर 20। तो यक्ष बराबर 5 मिल गया। यक्ष बराबर कितना मिला? यक्ष बराबर मिला 5। कितना मिला? यक्ष बराबर मिल गया 5। आई होप आप लोग पॉइंट निकाल लिए होंगे, पॉइंट निकाल लिए होंगे। हम लोगों ने पॉइंट को निकाल लिया है। अब इस पॉइंट की सहायता से बनाते हैं ग्राफ। इससे कौन कौन सा पॉइंट आया? यक्ष का मान 0, वाई का मान 3, तो मिला 0,3, 0,3 मिल गया। उसके बाद यक्ष का मान 4.5, 4.5 और कामा 0। इससे क्या मिला है? 0,3.3, 0,3.3 आया है। और क्या मिला है? 5,0, 5,0। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, ग्राफ बनाना आपको आता है, ग्राफ बनाना आपको आता है। इस तरह ग्राफ आप लोगों ने क्लास 9 में ज़रूर बनाया होगा। बताइए बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 0,3, 0,3 यानी x पर 0 है, y पर 3 है। पहले यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यह है y अक्ष, यह है x अक्ष। 0,3 को कहाँ पर रखेंगे? x पर 0 है यानी x पर कुछ नहीं है, y पर 3 है यानी 0,3 कहाँ होगा? 1 2 3, तो 0,3 यहाँ मिल जाएगा, 0,3 यहाँ मिल गया। उसके बाद 4.5, 4.5 कामा 0, 4.5 कहाँ होगा? x अक्ष पर। 1 2 3 4, 4 हो गया। उसके बाद 4.5 यहाँ आ गया, 4.5 कामा 0। अब इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। जब इसको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए, इसको मिलाते हैं, 1 2 3, इसको और इसको आपस में मिला देंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा। देखिए, तो इन बिंदुओं को हमने मिला दिया, इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब इन बिंदुओं को रखते हैं और इसको भी आपस में मिलाते हैं। 0,3.3 कहाँ आएगा? 0,3.3 यक्स पर क्या है? 0 है, यक्स पर कुछ नहीं है, तो 3.3 यहाँ पर कुछ आएगा, 3.3 कुछ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं 0,3.3 हो गया। उसके बाद क्या है? 5,0, 5,0 यक्स पर 5 है, यक्स पर 5, वाई पर 0, तो मिल जाएगा पॉइंट 5,0। अब इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? इधर देखिए, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिल गया। यही है इस स्थिति का ग्राफी रूप, इस स्थिति का ग्राफी रूप। अगर आप लोग x और y का मान अपने मन से कुछ अलग रखेंगे तो कुछ अलग मान आएगा। जैसे हमने 0 मान के रखा तो यह ग्राफ बना। अगर आप लोग x और y के मान कुछ अलग रखते हैं, 1 मानकर x और y का मान निकालते हैं, 2 मानकर x और y का मान निकालते हैं, तो उसका मान कुछ और अलग आएगा और उसका ग्राफ कुछ अलग बनेगा। तो ये हो गया इस उदाहरण नंबर 2 का ग्राफी रूप और यह है बीजगणितीय रूप। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण है। चलिए साथियों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार उदाहरण है। यहाँ पर इसे पढ़ते हैं। 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x - 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोगों को पता है 2 रेल पटरियाँ एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये आपको क्लियर है, आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पर 2 रेल पटरियों का रैखिक समीकरण दिया गया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर इसका बीजगणितीय रूप पहले से ही दिया गया है, यानी इसको बीजगणितीय रूप में नहीं बदलना है।
इसके पहले दो एग्जाम्पल में हमको पहले बीजगणितीय रूप में बदलना था, उसके बाद ज्यामितीय रूप में, लेकिन यहाँ पर बीजगणितीय रूप में दे दिया गया है। यानी इससे हम लोग बिंदु निकालेंगे और उस बिंदुओं से हम लोग निकालेंगे ग्राफ। आप लोग ग्राफ में देखेंगे इन दोनों रेल पटरियों का जो ग्राफ बनेगा, दोनों लाइन आएंगी एक दूसरे के समांतर आएंगी। ऐसा आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए यह पहली रेल पटरी का समीकरण है और यह दूसरी। पहली रेल पटरी का समीकरण था x + 2y - 4, तो हमने 4 को इधर भेज दिया तो पहला समीकरण हो गया। और दूसरा था 2x + 4y - 12 = 0, तो 12 को हमने इधर कर दिया तो 12 ऐसा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालते हैं, उससे बनाते हैं ग्राफ। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कैसे क्या लिखेंगे, x + 2y = 4। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली बार जब x = 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे, जब यहाँ पर x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान मिल जाएगा 2, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, तो y का मान मिल गया 2, y का मान मिला 2। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे, y = 0, इसमें y = 0 रखेंगे। जब इस y की वैल्यू को 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x = 4 बचेगा, x = 4 बचेगा। कितना बचा, x = 4, तो y = 0 रखा तो x का मान मिला 4। यह तो हो गया पहली समीकरण से निकल गए बिंदु। क्या बिंदु आए हैं, x 0, 2 और 4, 0। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2x + 4y = 12। अब यहाँ से भी x और y के मान निकालेंगे। अब तो x और y के मान निकालना आसान हो गया है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो जब x = 0 रख देंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4y = 12, तो y बराबर मिल जाएगा 3, y बराबर मिलेगा 3। ठीक है। और दूसरी बार जब y = 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x = 12, तो x = 6 हो जाएगा, x = 6। ये तो समीकरण 1 और 2 से हमने निकाल लिया बिंदु। क्या क्या है बिंदु, यहाँ से बिंदु मिला है x 0 y 3, तो 0, 3 मिल गया, 0, 3। और दूसरी बार x 6 y 0, तो 6, 0 मिल गया, 6, 0। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है 0, 2, 0, 2, x 0 y 2, तो 0, 2। और दूसरी बार क्या मिला यहाँ से, x 4 y 0, तो 4, 0। तो इन बिंदुओं की सहायता से अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। देखो कैसे बनाते हैं, यह मान लिए क्या है, y अक्ष है। कौन सा अक्ष, यह है y अक्ष और यह है x अक्ष। अब इससे बनाते हैं ग्राफ। तो x पर देखेंगे कितना मैक्सिमम है, x पर यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 भागों में से बांट देते हैं, बराबर 6 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और y में देखो अधिकतम कितना है, 2 इधर, इधर 3, यहाँ मात्र 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग बिंदुओं को दर्शाते हैं। सबसे पहले पहले समीकरण से जो बिंदु आया है उसे दर्शा देते हैं। यहाँ पर है 0, 2, x पर कुछ नहीं है तो y पर 2 है यहाँ पर, तो 0, 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 0, 2 यहाँ मिल जाएगा, 0, 2 यहाँ मिल गया, ये वाला बिंदु। और दूसरी बार 4, 0 कहाँ है, यहाँ पर है, 4, 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, 0। तब इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो एक लाइन मिलेगा, एक लाइन मिल गया। तो पहले समीकरण से बिंदुओं को रखा और मिला दिया। अब इस समीकरण से देखिए 0, 3, 0, 3 कहाँ होगा, x पर 0 है यानी इस पर कुछ नहीं, y पर 3 है तो 0, 3 यहाँ मिलेगा, 0, 3 यहाँ मिलेगा, ये वाला बिंदु 0, 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6, 0, 6, 0 यहाँ मिलेगा, x पर कितना है 6, y पर 0 यानी इस पर मिलेगा, 6, 0 यहाँ पर है, 6, 0। और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, इन दोनों को आपस में
मिला देते हैं। आप लोग देखेंगे जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया गया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया गया, तो आप लोग देख पा रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर। ऊपर जो है पहली रेल की पटरी का समीकरण है, यह है पहली रेल की पटरी का समीकरण क्या है, x + 2y = 4, x + 2y = 4। और नीचे है दूसरी रेल की पटरी का समीकरण 2x - 4y = 12। ये पहली रेल की पटरी का समीकरण है और यह है दूसरी रेल की पटरी का समीकरण। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर देखेंगे हर जगह दोनों रेल की पटरियों के बीच की दूरी बराबर है। वास्तव में भी ऐसा होता है, दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ में भी देख लिया, दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, अतः दोनों रेल की पटरियां समांतर हैं। तो साथियों ये रहे आज के कुछ उदाहरण। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। और आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।